हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। इस तरह से इसको स्टार्ट करते हैं। बताओ, पहला जो सेंटेंस है आपका, Closed container. इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड इन अ, बताओ अरुण। क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। ओपन में स्टेबलाइज हो नहीं पाएगा मामला, चलते रहेगा एक ही डायरेक्शन में। सो ठीक है, एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा बताओ, आदित्य बताएगा टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन से। नहीं, स्टैटिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है आपका, और डायनामिक होता है। हमारे मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हमारे किस तरीके के रहने वाले हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जिसमें आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तो आपका चालू रहेगा ही, बस आपके रेट्स ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। तो देखने में ऐसा लगेगा एज ऑफ रिएक्शन रुक गया, पर एक्चुअली कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन इस चैप्टर में आप अगर ध्यान दोगे, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाले जो पोर्शंस हैं, तो बिफोर मूविंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम वो एक्चुअली असेस कर रहा होता है इक्विलिब्रियम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में, फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की उसने एक बड़ी सुंदर सी डेफिनेशन दे रखी है। और क्या दे रखी है बताओ। नहीं, उस टर्म्स में नहीं है। और सोचो, इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हुए, ठीक है, वो कह सकते हो। और या तो फिर लैंग्वेज में इसको अगर डालोगे तो डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उसने इस तरीके से दे रखा है, टेम्परेचर एट विच आपके सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर coexisting in equilibrium, ठीक है, विद वन अनदर, इस तरीके से जस्ट, ठीक, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं आपके, ये चीज है। यहाँ पे क्लियर देखिए, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसा रहता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का अगर डेफिनेशन आपको बताना हो, किस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाओगे, ठीक है। जिसमें एट और टेम्परेचर पे भी कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सच अ सोल्यूशन in which no more solute आपका can be added या फिर dissolved, ठीक है, without changing temperature। ये टेम्परेचर चेंज करने में तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट हमने देखा है आगे जाके कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
की वैल्यू डिपेंड खाली एक ही वेरिएबल पे कर रही है, विच इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। वो सारा प्रेशर वॉल्यूम किसी चीज से बाकी सबसे इंडिपेंडेंट रहेगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन में डैश टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द रेट्स ऑफ डैश एंड डैश। बताओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपने देखा था, तो किस तरह का इक्विलिब्रियम रहेगा, स्टैटिक या डायनामिक? डायनामिक आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन रेट्स ऑफ डिसोल्यूशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन कह लो या क्रिस्टलाइजेशन, कुछ भी। ठीक है, डिसोल्यूशन है जिस प्रोसेस से आपका वो सॉलिड जो है सॉलिड से डिसॉल्व होकर आ रहा है लिक्विड फॉर्म में, क्रिस्टलाइजेशन में वापस जो वो सेटल हो जा रहा है। और एक उसमें सेंटेंस जैसे रखा है, बाई चांस उस पर अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाए, कैरेक्टर वाज प्रोवन विद द हेल्प ऑफ डिसॉल्विंग किस तरह का शुगर इन वाटर, इसमें अगर गेस करो। रेडियो एक्टिव। सुनो, रेडियो एक्टिव कह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आपके पास मान लो सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें आपने जस्ट नॉर्मल चीनी घोल रखी है, उसमें फिर वो डंप कर दे रहे हैं और रेडियो एक्टिव शुगर, तो आपका नॉर्मल जो शुगर है, और यहाँ पे अगर आपने डाल दिया मान लो ये स्टार से जो मैं डिनोट कर रहा हूँ रेडियो एक्टिव शुगर, तो कुछ कुछ पार्टिकल्स आपके रिप्लेस होने लग जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल वाले शुगर पार्टिकल आके यहाँ पे वापस क्रिस्टलाइज भी होने लग जाएंगे, लेकिन जो रेडियो एक्टिव वाले पार्टिकल्स हैं वो आपको डिसॉल्व भी मिलने शुरू हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर। वहां से प्रूव हो जाएगा कि इस सरफेस पे आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सरफेस पे एक्टिविटी है नॉन स्टॉप। ये दोनों चीजें आपकी चालू हमेशा रहेंगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन बनता है, इक्वेशन वगैरह आता है, वो सब किस बेसिस पे हो पाता है? उसको डिराइव करने के लिए हमको एक दूसरी इक्वेशन मिलती है, उसका नाम पता है? फॉरवर्ड बैक, हाँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन वाली जो इक्वेशंस थी उनका नाम क्या था? एक तो पहले लिख लेते हैं डमी रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे, एबीसीडी के टर्म्स में। ठीक है, और आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होंगे? रेट कॉन्स्टेंट्स, जो कि हमने जैसे काइनेटिक्स में भी देखे हैं अलग अलग होंगे। फिर यूज कौन सी इक्वेशन हो रही है? याद आ रहा है नाम अब? गोल्डबर्ग एंड वाग इक्वेशन थी ये। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या बन रहा था आपका? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के एफ ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है? ए और बी। तो इस तरीके से सिमिलरली आपका जो रूट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या आ रहा है? के बी, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है? सी और डी। तो इस वजह से आपका ऑल्सो हम क्या कर देंगे इसमें, एट इक्विलिब्रियम आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इससे क्या आ जाएगा अपने पास? ये चीज, और अब इसमें तो सेपरेट करते जा रहे हैं लाइक टर्म्स एक साथ। तो अपने के एफ और के डी जो कि खाली कॉन्स्टेंट्स है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, उनको एक तरफ छाट लेना है।
और दूसरी तरफ क्या रह जा रहा है, सारे ये जो कॉन्सेंट्रेशंस थे, और या तो फिर और एक्यूरेटली अगर इसको बोले तो कॉन्सेंट्रेशन की बजाय क्या बुला सकते हैं, एक्टिविटीज जो है ये सब्सट्रैक्ट, बीच में आप क्या लिख देंगे, जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कल को देखो ये तो हमको यूज करना ही है सारे के सारे क्वेश्चंस में, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, एसेंशियली इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। तो ये चीज है, ठीक है। ग्राफ जो इसमें लिखा हुआ है, ग्राफ आपका किस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, टाइम, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटीज सब्सटेंसेस की। तो अज्यूमिंग स्टार्टिंग में खाली ए और बी से अगर आपस में मान लो बराबर ही थी कॉन्सेंट्रेशन, तो उनका कर्व कहाँ जा रहा होता है, नीचे। वेराज प्रोडक्ट्स अगर मान लो स्टार्टिंग में इनिशियली जीरो है, उनका कर्व कहाँ जा रहा होता है, ऊपर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है, रफली मान लो इस पॉइंट पे, इस टाइम इंस्टेंट के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो इस पॉइंट के बाद ये कर्व्स फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये चीजें डिनोट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सारा काइनेटिक्स भी हमने पढ़ रखा है डिटेल में, तो उससे कोरिलेट करके भी ये सारी चीजें समझ आ रही है ना, कि स्टार्टिंग में आपका ये रेट ऑफ डिक्लाइन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन खुद कम हो रही है, आपका वो स्लोप कम होते जाएगा अपने आप ही, ठीक। इससे आगे बढ़े, बेसिक अरिथमेटिक लिख रखा है इन्वॉल्विंग आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, अब एक तो कह रहा है रेसिप्रोकल कब हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जब आप इक्वेशन को रिवर्स करते हो। एक कुछ भी इक्वेशन अगर लिख लें, ठीक है, ए गोइंग टू बी, ठीक है, इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 लेट से, तो जो रिवर्स रिएक्शन रहेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर आप कोई भी दो इक्वेशंस ऐड करते हो, तो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऐसे सिनारियो में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसमें कोई दो रिएक्शन है मान लो आपके पास अगर, ठीक है, जैसे हेसेस लॉ वगैरह ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में जो चीजें करते हैं, तो वहां पे आपके डेल्टा एच ऐड हो रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस रिएक्शन टू अगर आप कर रहे हो, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो इसके बजाय, यू कैन राइट इट एज कि आप ऐड कर रहे हो इक्वेशन टू का रिवर्स, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूं इसको अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में क्या हो जा रहा है आपका, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू 1/K2 कर रहे हैं, सिंस वो इक्वेशन हम रिवर्स कर रहे हैं, तो डिवाइड ही हो जा रहा है इफेक्टिवली K1/K2, ठीक है। लास्टली क्या रह जा रहा है कि अगर आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो n से, ठीक है, किसी रिएक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बाय n,
उसको आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि उस रिएक्शन को आपने n टाइम्स ऐड कर दिया, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है वो कैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडे आने चाहिए। ये चार चीजें, रिएक्शन रिवर्स कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल, ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिवाइड हो जा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू द पावर वो रेज हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया सारा रिलेशन आपका बिटवीन केपी एंड केसी। इसके लिए अगर हम देखें, कोई मान लो स्टार्टिंग में इक्वेशन है इसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम कह रहे हैं आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आ रहा है, अब जहां ये एक्टिविटीज हमको लिस्ट आउट करनी थी अलग अलग सब्सटेंसेस की, तो एक्टिविटीज अगर एक्वस सोल्यूशन सबका अगर हो रखा है, ठीक है, होमोजेनियस वाले इक्विलिब्रियम अगर कंसिडर करें, तो वैसे में एक्टिविटी क्या ले रहे होते हैं, किसी सॉल्ट की जो डिजोल्व है पानी वगैरह में उसका मोलैरिटी ले रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन। इन दैट केस अगर ये सारे अगर वैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपका के इक्विलिब्रियम की जगह हम लोग क्या देते हैं, के सी। इस तरह से ही हो जाएगा, ये सेम ही दिखेगा एक्सप्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटीज इन सब्सटेंसेस की। सिमिलर तरीके से अगर इसको गैसेस अगर कंपोनेंट्स होते और उनके अगर ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर्स, तो कैसा दिख रहा है, इस तरीके से। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग मतलब अगर आपके कोई भी एक्टिविटीज ऑफ प्योर सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स को क्या लेके चलेंगे हम पूरे टाइम, तो ये चीज, ठीक है। तो अब जो इसमें डेरिवेशन है जस्ट सिंपली क्या, कि केपी को अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केसी, तो केपी लिखते वक्त, ठीक है, प्रेशर की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, प्रेशर इज एनआरटी बाय वी।
ये चीज। अब सारे गैसेस सेम कंटेनर में है, तो कौन सा पोर्शन कॉमन ले सकते हैं? आरटी वाला पोर्शन कॉमन ले सकते हैं कि पावर क्या बन जा रही है। और बाकी का पोर्शन क्या बच जा रहा है आपका? ये वाली चीजें अगर एज इट इज ले रखी हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो क्या बन जाएंगे भाई? कॉन्सेंट्रेशंस। फाइनली इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑन दिस बेसिस, ठीक है, एक ये सेक्शन अलग कर लेंगे, एक ये अलग। तो हेंस अपना Kp इज इक्वल टू, राइट वाला बोला क्या हो गया? Kc, और फिर RT की पावर डेल्टा Ng करके हम ले रहे हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है इस इक्वेशन को जब भी यूज करोगे तो ये चीज समझ आ रहा है। सिली मिस्टेक कहाँ होगा कि आर की वैल्यू यहाँ पे 8.314 में नहीं डालनी है। प्रेशर अगर आप सारे लेके चल रहे हो एटीएम वगैरह में, वॉल्यूम्स लीटर में, तो ये आर वही वाली वैल्यू जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से वो 0.0821 डल रही होगी। ठीक है, और वॉल्यूम तो लीटर में। ठीक है, तो बस इस चीज का बस ध्यान रखना है कि यहाँ से गड़बड़ हो सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक भी? लिखना छोड़ रहा है किसी का? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टिव एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, इसमें कैसे दे रखा है एनसीईआरटी में? उसने एक स्केल सा बना रखा है, और आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो लाई कहाँ से कहाँ तक करती है, उसका रेंज क्या हो जाएगा उस फंक्शन का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये रेंज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है? Zero कहाँ to से? नहीं, तो आप रेंज जब लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? 10 की पावर -20 वाले जैसे तो हमने क्वेश्चन देख रखे हैं जहाँ पे केएसपी सॉल्व का बहुत कम होता है, तो टेंस टू जीरो हो गया ना। ठीक है, ये बनेगा ना रेंज इस फंक्शन का, और इसमें। ठीक है, तो जीरो तो नहीं दिखाई देगा, पर यहाँ बीच में एक पॉइंट हम क्या लेके चलते हैं? 1। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो आपके 1 से छोटे पॉजिटिव नंबर्स हैं या 1 से बड़े फ्रैक्शंस हैं, बस वो डिपेंड कर रहा है उनका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कौन ज्यादा बड़ा है। तो एनसीईआरटी ने इस तरीके से दे रखा है, 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3। तो इसके भी राइट हैंड साइड में जो चीजें लाई कर रही है, ये वाले रिएक्शंस क्या है? रिएक्शंस नियरली गोइंग टिल कंप्लीशन। 10 की पावर -3 से छोटे जिनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है? रिएक्शंस हार्डली प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। ठीक है, प्रोडक्ट आपको मिल ही नहीं पा रहा है कुछ खास। और मेन क्या है ये वाले पोर्शन में? बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ये सेक्शन क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट सेक्शन देखना शुरू करते हैं। रिएक्शन कोशेंट जो आपका होता है, अब रिएक्शन कोशेंट है एसेंशियली जस्ट
कि किसी भी टाइम पे देखो एक्सप्रेशन तो वही सेम है, बस ये है कि यहाँ पे जो आप इनपुट कर वैल्यूज वो ये जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन भी आप एट एनी टाइम इंस्टेंट भी आप जो भी उस समय चल रही है सी डी ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन वो अगर आप डालो तो बन जाता है रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट का मेन काम क्या है कि इसको ये मदद करेगा हमारी डिसाइड करने में कि रिएक्शन में अभी नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाना है, आगे या पीछे। ठीक है, तो कंपेयर किससे करेंगे इसको, ये तो केस है, क्या केसेस बनेंगे, ऐसे तीन डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी आ सकती है। रिएक्शन कोएफिशिएंट बहुत छोटे छोटे कांस्टेंट से, तो इसका मतलब ठीक है थोड़ी देर के लिए अभी ये आगे ज्यादा जाएगा, पीछे कम आएगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो नहीं जाता। ऐसे ही दूसरा केस अगर देखें तो रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड्स। ठीक है, और इस वाले में क्या है आपका रिएक्शन ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ये चीज ऑल्सो ये वाली कंडीशन देखना काम आएंगी अपनी, जैसे कि ये आगे जाके आने की इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पर रेलेवेंट हो जाएगा क्वेश्चंस में, जहां हमको डिसाइड करना है अगर केएसपी एक्सीड हो रखा है, इन विच केस क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कि सॉल्व प्रेसिपिटेट हो रहा है, आपकी इवेल्युएट करके केएसपी से कंपेयर करके बताओगे। डन यहाँ तक। ठीक है, आएगा क्वेश्चन देखें। कुछ यहाँ पर भी इक्वेशंस का खेल चलता है आपका। एक तो अपने पे क्या इक्वेशन है, थर्मो के टाइम से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो क्या सब्स्टिट्यूशन बताते हैं इसमें हम, एट इक्विलिब्रियम क्या होने लग जाएगा आपका, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और आपका क्यू की जगह हम लिख सकते हैं के। तो फिर ये कैसे दिखने लगता है, विच इंप्लाइज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये इक्वेशन है। वहां पर ठीक है, वहां नेक्स्ट इक्वेशन से ठीक है ई सेल के टर्म्स में ये चीज निकाल रहे होंगे, ई नॉट सेल के टर्म्स में, और वैसे एक और वहां पे अपने पे इक्वेशन रहेगी कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ऐसे सारा इंटर रिलेट करके वो जो तीन इक्वेशन हम बैक टू बैक लिखते थे। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस आर टी एल एल के। तो इसको करके अभी दोबारा भी लिखेंगे। तो ये चीज ऑल्सो यहाँ से समझ आ रहा है कि आपका डेल्टा जी नॉट के सामने कैसे कैसे हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इक्वल टू जीरो पे डाल के चल रहे तो इसमें फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे भी समझ आएगा आपको फंडा उसमें क्या हो जाएगा उस केस में। बट डेल्टा जी नॉट अगर आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है आपका स्पॉन्टेनियस, अगर है आपका तो ये साइड अगर नेगेटिव माइनस आर टी पॉजिटिव हो गया, मतलब एन के से भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब के कैसा है आपका ग्रेटर देन वन हो जाएगा। क्योंकि ये वाला ग्राफ प्लीज
लिख के रखना हमेशा। इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है केमिस्ट्री के वक्त, जो मैथ्स की जो ग्राफ्स जो इंपॉर्टेंट आते हैं यूज में, वो ये वाले हैं। ये ग्राफ कौन सा है? y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, या वैसे किसी भी चीज की पावर एक्स कर सकता है, वन से बड़ा अगर हो मेरे ख्याल से। और इन दिस केस ये लेके चल रहा है। ऑल्सो अगर एक मिरर बनाए, ठीक है, ये लाइन कौन सी है? और इसमें जो ये मिरर जा रहा है, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू ln x ले लो, या log x भी ले सकते हो, पर अभी e की पावर x का अगर इमेज है तो ln x। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है बस। लॉग वगैरह वाला भी जो फंक्शन है, ठीक है, कि ये इसके अंदर, लॉग के अंदर इनपुट अगर आप वन से बड़ा वैल्यू करते हो तो आउटपुट इसका पॉजिटिव आता है। और अगर यहाँ वन से छोटा कोई पॉजिटिव नंबर डालते हो, नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते, उसके डोमेन में ही नहीं है, तो फिर आपका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन जीरो, विच इंप्लाइज आपका ए ग्रेटर देन वन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, आगे जाना चाह रहा है। सिमिलरली आपका डेल्टा जी नॉट अगर greater than zero, which is non-spontaneous, ऐसे केस में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन वन। फिर ये सारी चीजें आगे बढ़े। शार्टलियस प्रिंसिपल भी जो आखिरी पोर्शन है इस चैप्टर का, इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का आप कुछ भी करते हो, मेन तो क्या है शार्टलियस प्रिंसिपल में, जो भी आप करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। ठीक है, वट एवर चेंज इज ब्रॉट वाया एक्सटर्नल एजेंसी कह रहे हैं, लेट्स से reaction will try to oppose या फिर negate द, ठीक, तो ऐसे में आपका रिएक्टेंट अगर आप रिमूव कर देते हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट को बनाने की कोशिश करेगा, रिएक्टेंट अगर आप ऐड कर देते हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगा। तो इस बेसिस पे आंसर कर लोगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में तो ये लिख रहे हैं, और आगे कुछ ये अंडरस्टूड है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर कैसे एनालाइज करना है? पहली बात तो, अगर प्रेशर चेंज करने से रिएक्शन में कुछ भी चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी जीरो नहीं है। ठीक है ना, ये चीज एक ध्यान रखना। चेंज इन प्रेशर तभी इंपैक्ट कर पाएगा रिएक्शन को जब व्हेन आपका डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इसमें भी चलो दो केस अगर आप बना लो, डेल्टा एन जी नेगेटिव वाला कोई रिएक्शन बताओ। उसको थोड़ा नीचे के लिए बचा रखा है अभी, तो उससे मिलता जुलता उसके बाद जो एक दूसरा रिएक्शन लिख रखा है किताब में, वो उठा लो चाहे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का भी एग्जांपल उसमें दे रखा है उसके बाद, कि वही सेम सेम फंडे हैं कि डेल्टा एन जी नेगेटिव और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया एग्जांपल डेल्टा डेल्टा एन जी आपके नेगेटिव का। ठीक है, इस वाले के लिए आपका पॉजिटिव वाला कोई एग्जांपल दो।
तो दोनों केस में प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है लेफ्ट वाले में? ठीक है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां गैस की मोल कम है, ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये पेयरिंग याद कर लेना है। और इस वाले में तो ये चीज क्लियर है, दोनों ही किस बेसिस पे हम लिख रहे हैं। क्लियर है, इनॉट गैस एडिशन वाले सेक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, दो हिस्सों में पढ़ना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, क्या है दो हिस्से, इनॉट गैस एडिशन आप ऐड कर रहे हो, सिंपल वाला हिस्सा कौन सा है और मुश्किल वाला कौन सा है? ठीक है, इसमें जस्ट आपको प्योरली रट्टा मार के रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाले पोर्शन में क्या है, ऑलवेज नो चेंज। ठीक है, वेराइज कांस्टेंट प्रेशर वाले में आप तो क्लास में क्या लाइन याद कर रही थी, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ increasing levels of gas। फिर और चीजें टेम्परेचर में भी इसको सभी तरह के देख लें, क्या दो हिस्से बनेंगे, रिएक्शन किस किस तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक या फिर ठीक है एंडो या एक्सो, इस तरीके से। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शंस, एंड रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, वेराइज एक्सोथर्मिक वाला इसका ऑपोजिट। ठीक है, बीच बीच में सेक्शन में डाउट बताया तो पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है तक सारा। ऑल्सो अब हम क्या चाह रहे हैं कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ग्राफ भी बना सकते हैं, ये भी रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से एंडोथर्मिक राइट हैंड साइड पर है, नीचे ऊपर की तरफ जाएगा, वेराज एक्सोथर्मिक में ठीक है नीचे की तरफ। तो इसमें भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है लिख लो दोबारा, ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स वही सेम साइड पे लिखो, लेफ्ट में लिखो यहाँ पे ये। अब और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये लेवल्स देख लो। ठीक है, ये क्या चीज है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन की, ये क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन की, और ये क्या है डेल्टा एच। यहाँ पे ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड और डाउनवर्ड एरो दिखा रहा हूँ। डेल्टा एच दोनों केस में डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू ई एफ माइनस ई ए वी। ये चीज भी आ जा रही है। एक तो ये याद है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इसमें सही जवाब है। एक्टिवेशन एनर्जी जो आप देख रहे हैं, आप डिफरेंस देख रहे हैं खाली रिएक्टेंट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से और या तो फिर प्रोडक्ट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से। पर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जीरो के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो कितना ऊपर है। ठीक है, तो जो ये वाला आप भी बनाना है ना काइनेटिक्स में, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से आगे जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, कैटालाइज जब आप कर रिएक्शन ऑल्टरनेट पाथवे मिल जा रहा है रिएक्शन को, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो वही के वही रहेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होगी दोनों एंड से बराबर तरीके से। तो आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट है वो बराबर फैक्टर से इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो लेकिन ओवरऑल तो अगर आप देखोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, अनचेंज्ड बिल्कुल। Forward and backward reactions sped up by exactly the same factor. ठीक है, तो सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है, सेम कॉम्पोजिशन, जस्ट यू कैन अराइव एट दैट इक्विलिब्रियम फास्टर। वो ऊपर एक ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ में जिस टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था वो टाइम में थोड़ा लेफ्ट में खसक जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, हो रहा है तक चीजें। ठीक है, हाबर्स प्रोसेस लास्ट में रख लो जस्ट। क्या चीजें इसके बारे में, रिएक्शन क्या है आपका, 1N2 प्लस 3H2 गिव्स आपका 2NH3 गैशियस। कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, हिंट कोई यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, घर से ही रट के जाना है इस चीज को कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्या लिख रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हैं कि एक तो डेल्टा एच वाई इज इट इज नेगेटिव। ठीक है, एक्सोथर्मिक आपका रिएक्शन ये है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है जो इक्वेशन देख के समझ आ जाएगी, रट्टा उसमें कुछ नहीं है, कि इसका डेल्टा एनजीबी कैसा है, आरएचएस पे कितने मोल गैस है, 2, एलएचएस पे कितने हैं, 4, तो ये भी आ रहा है नेगेटिव। तो इस सब के बेसिस पे आप
एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और आगे भेजने के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? और प्रेशर कैसा चाहिए इसको आगे भेजने के लिए? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है। ये किसी किसी क्वेश्चन में ना जस्ट उसमें आपको ये शब्द दे रखा होगा हार्वर्ड्स प्रोसेस, और उसके आगे ये चीजें नहीं बता रखी होंगी। आपसे एक्सपेक्टेड होगा आप खुद बता पाओ। ये तो फिर भी आ जाता है इक्वेशन, ये रिएक्शन लिखते ही जस्ट बैलेंस करते ही ये थोड़ा सा याद आपको रखना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक होता है। वैल्यूज कितनी? 200 प्रेशर आपका, और रफली 500 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर, 773 केल्विन कर लो चाहे, ठीक है। इसके साथ आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.